नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। लगातार आजम खान के दूसरे मोर्चे बनाने या फिर नई पार्टी में शामिल होने की जो खबरें सामने आ रही हैं, और इस पर आप आजम खान ने कहा है कि कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। ये कहना है आजम खान का, जब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की भी बात सामने आ रही है, और यह भी देखा जा रहा है कि आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी से लंबे समय से देखी जा रही, खासतौर पर अखिलेश यादव से। और अब इस पर आजम खान ने कहा है कि कोई माकूल सामने तो आए, अभी मेरा जहाज, अभी हम मेरी कश्ती सामने है। जहाज काफी है, यानी कि उन्होंने तमाम खबरों पर विराम लगा दिया है। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोपहर 2 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। और शिक्षक भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता और एक अन्य घोटाले में आरोपी ओपी चौटाला के खिलाफ जब सुनवाई शुरू हुई तो उनके वकील ने कहा कि चौटाला जन्म से दिव्यांग है। बताया कि चौटाला 87 साल के हैं, जेल में अस्थमा हुआ है। और उनके वकील ने यह भी कहा कि वो किसी की मदद के बिना नहीं आ सकते हैं। स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र संबंधी कई बीमारियां हैं। गुरुग्राम के मेदांता में भी इलाज चल रहा है, और साथ ही मुझे पेसमेकर भी लगा हुआ है। और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार मौत की खबरें सामने आ रही हैं। 24 दिन के अंदर अंदर 83 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक से बताई जा रही हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष की भी तबीयत बिगड़ चुकी है। तो चारधाम यात्रा से अभी तक कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 24 दिन बीत चुके हैं और अब तक 83 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट जिनकी मौत बताई जा रही है, हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। यहां तक कि बद्री केदार समिति के अध्यक्ष की भी तबीयत बिगड़ चुकी है। और देश के तमाम ऐतिहासिक स्थलों पर दावे लगातार तरह तरह के किए जा रहे हैं। और इस बीच एक और नाम आया है अजमेर शरीफ दरगाह का। यहां पर मंदिर का दावा है, दरगाह के सर्वे कराने की मांग की जा रही। दावे के बाद दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। और अब एक और जगह की बात की जा रही है, वो है अजमेर शरीफ की दरगाह, जहां पर दावा किया जा रहा है मंदिर की तरफ से। और इस दावे के बाद दरगाह के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों में चल रहे विवाद के बाद अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन, माफ कीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में शिवालय होने का दावा चर्चा में है। और एक हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की है। और इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसके चलते अब अजमेर की इस मशहूर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजमेर की दरगाह से जुड़े इस नए दावे के बाद अजमेर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। दरगाह की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी भी दरगाह का दौरा कर रहे हैं। दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और घाटी में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रीनगर अवंतीपोरा में दो आतंकी ढेर किए गए हैं। टीवी एक्ट्रेस के हत्यारों को मार गिराया है। घाटी में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर और अवंतीपोरा में यह मुठभेड़ हुई, जहां दो आतंकी ढेर कर दिए गए। टीवी एक्ट्रेस के हत्यारों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया।
तो जम्मू कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों ने उन दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। बताया गया है कि दोनों आतंकी कश्मीर के अवंतीपोरा में मारे गए। एक्ट्रेस की हत्या के बाद से ही सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे और इसके लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। हत्या के करीब 2 दिन बाद लश्कर के दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। इसके अलावा एक दूसरे एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों की तलाश के लिए एक खास सर्च ऑपरेशन चलाया। तमाम जगहों से आतंकियों की खुफिया जानकारी ली गई और इसके बाद पता चला कि दोनों आतंकी अवंतीपोरा इलाके में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा और उसके बाद एनकाउंटर शुरू किया। और बात अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर। उनका 3 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा है। राष्ट्रपति भोपाल और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मई की शाम विमान से 5:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे राजभवन जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। 28 मई की सुबह 10:50 पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल जाएंगे। यहां आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। और वाराणसी जिला कोर्ट ने चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई की और अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। वहीं कल की सुनवाई पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया था। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ढांचे में जो छेद मिला है उसे दूसरे पक्ष ने किया है। ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के वकील की ओर से कि शिवलिंग में जानबूझकर छेद किया गया है और यहां तक कि 63 सेंटीमीटर का ये सुराख बनाया गया है। ये कहना है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का। इसके बाद से अब ये देखना होगा कि जब अगली सुनवाई 30 मई को होगी तो क्या क्या दलीलें रखी जाती है, दोनों पक्षों की ओर से कितनी लंबी जिरह चलती है, क्योंकि कल भी 2 घंटे तक जिरह चली थी। दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई थी और यहां तक कि दोनों ही पक्षों को इस पूरे केस की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सौंपी जाएगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामला एक तरफ फास्ट ट्रैक में भी सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां वक्त दिया है जिला कोर्ट को 8 हफ्ते के अंदर अंदर सुनवाई पूरी करने का और अपना फैसला सुनाने का। अब यह देखना होगा कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर क्या कुछ हलचल होती है, किस तरह के वाद विवाद होते हैं, क्या क्या तथ्य रखे जाते हैं। और इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की शाही मस्जिद बेहद चर्चा में है। इस शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउड स्पीकर बंद कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने इस मामले में आज वाद दर्ज कर लिया है और इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने याचिका से संबंधित एक प्रति मांगी जो उन्हें उपलब्ध कराई गई और अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। योगी सरकार की बजट और अखिलेश यादव की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से एफएम न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। सुनिए। योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। योगी 2.0 का ये पहला बजट है और अब तक का ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जिसमें
कई सारी सौगातों का ऐलान किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर, सबसे पहले तो इस बजट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, महिलाओं के लिए सौगात, किसानों के लिए सौगात और रोजगार पर फोकस। मैं बहुत स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया और जो हमारा घोषणा पत्र था पार्टी का, उस घोषणा पत्र को पूरा करने के अनुसार इसको जारी करने का काम किया है। और अब तो खाना बनाने वाली रसोइयों को भी का भी पैसा बढ़ाया है, जो संविदा कर्मी हैं विभिन्न प्रकार के, उनकी भी मदद करने का, किसानों के लिए भी। और मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है वो जनता को बहुत राहत देगा, क्योंकि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के तहत काम करती है और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विश्वास रखती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, उस पर काम कर रही है। इसके साथ में डॉक्टर अंबेडकर का भी मिशन और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन, जो 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की और 4 बार रही बीएसपी की, उन्होंने न डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा किया और न लोहिया जी का मिशन पूरा किया। उनका भी मिशन यानी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान और शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये अब तक के सबसे अच्छा और बेहतरीन बजट है। सर, कल आपने देखा विधानसभा में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो अखिलेश यादव ने विधानसभा के भीतर की। अखिलेश यादव जी अमर्यादित भाषा का चुनाव के पीरियड में भी प्रयोग कर रहे थे। कहीं पुलिस को है, पुलिस उनका एक विधायक पुलिस क्षेत्राधिकारी खोपड़ी अपने खोपड़ी से पकड़ के लड़ाता है। इस तरीके के तमाम और उनकी पार्टी के तमाम जगह कई लोग मारपीट, गंदी गालियां देना, बदतमीजी करना ऐसा कर रहे थे कि जैसे सरकार तो गिनती बाद में होगी, लेकिन गिनती के पहले ही मुख्यमंत्री बनकर के बैठ जाएंगे। ये तो प्रदेश की जनता समझ गई और निर्णय लिया कि निश्चित तरीके से गुंडागर्दी की सरकार आ जाएगी, लोग गुंडागर्दी करेंगे और माफियागिरी करेंगे। इसलिए जनता ने नकारा और फिर से बीजेपी को जो काम किया था, काम के बदले वोट देने का काम जो है बीजेपी को किया और फिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, जो यूपी सरकार के बजट को लेकर ये कहते हुए कि ये बजट कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत देगा। और वहीं अखिलेश यादव के जिस तरीके से विधानसभा में बोल बिगड़े हैं, उसको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देते हुए कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने FM न्यूज से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा और विधानसभा में हारने से बौखलाए हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, देखिए। मेरे साथ एसपी सिंह बघेल बात कर रहे हैं। सर, सपा पार्टी को आप गुंडों की पार्टी कहते हैं, अब अखिलेश यादव का रवैया आप देख रहे हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं। कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये कोई मोहल्ले में पानी भरने के ऊपर 2 वर्गों का झगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधानसभा में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और ख़ास तौर से इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और ख़ास तौर से मुलायम सिंह जी के वो पुत्र हैं जो शिष्टाचार के प्रतीक मुलायम सिंह जी हैं। तो ये जो 14 में उनकी हार हुई, फिर 17 में हार हुई, फिर 19 में और 22 में है, तो ये डिप्रेशन का, खींच का जो प्रतीक है। कपिल सिब्बल 30 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को झटक कर अब वो सपा पार्टी में जिस तरीके से समर्थन मिला, राज्यसभा से नॉमिनेशन भरा है, कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती समझ रहे, बीजेपी इंडिविजुअली अपने लिए कितना ये चुनौती समझ रही? कपिल सिब्बल से समाजवादी पार्टी में जाने से कोई उनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनको एक वरिष्ठ अधिवक्ता देश के उनकी पैरवी करने के लिए जो तमाम मुकदमे उन लोगों पे चल रहे हैं उसके लिए वो मिल गए। लेकिन कपिल सिब्बल का छोड़ना वो डूबते हुए जहाज़ की कहानी बता रहा है
कि जब जहाज़ डूबता है तो भय, भगदड़ और भ्रम पैदा होता है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को तो विश्वास रहा ही नहीं था, अब वरिष्ठ कांग्रेस जनों को नहीं रहा है। उनका वहाँ से जाना और सपा से नॉमिनेशन करना इसी बात का एक प्रतीक आखिरी है। सवाल, यासीन मलिक टेरर फंडिंग कश्मीर में जो किया उन्होंने, देशद्रोह का मुकदमा 17, 18, 124 तमाम मुकदमे धाराएं चल रही थी, अब उम्र कैद। बीजेपी को लगता है कि उम्र कैद काफ़ी था? बीजेपी तय नहीं करती है कि उम्र कैद और फांसी किसको मिलनी चाहिए। भारत जो है डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे टिकी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। वो उन्होंने जो आजीवन कारावास दिया है तमाम उन लोगों का जो विधवाएं हुई हैं। मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें इन्हीं के ऊपर थी कि वो एयरफोर्स ऑफिसर मरे थे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वो तमाम आतंकवादी लोग जो ये सोचते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, उनको सज़ा नहीं होगी, आज उनको सबक लेना चाहिए कि बकरे की माँ बहुत देर तक खैर मना नहीं सकती। लेकिन मुशाल मलिक कह रही है कि बीजेपी जो है वो खुद आइडियोलॉजी को, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इनटॉलरेंस की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, तो रोक दीजिए इसको। उनको जवाब देना चाहिए कि इनटॉलरेंस की सबसे बड़ी प्रतीक कोई पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा के सभी लीडर अपोजिशंस को, सभी कार्यकर्ताओं को, विरोधियों को जेल भेजा था और आपातकाल लगाया था। लगभग 19-20 महीने लोगों को जेल में रखा था। हाँ, ये हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करती है कि इसको फांसी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री अपने सुशासन के लिए, अपनी गरीब कल्याणकारी योजना के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दर्शन पर करते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती है, सुशासन की बात करती है, तो हमारे कंधों पर भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, इनको भी अक्षुण्ण बनाने का काम करना है। हिंदुत्व हमारे जहन, जिगर और दिल में रहता है। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल जुड़े थे और जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का रवैया रहा वो बेहद ख़राब था। इसके अलावा यासीन मलिक को उम्र कैद हो चुकी है और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को लेकर काम नहीं करती है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ उशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। और यासीन मलिक को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने पर बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार में जिहादियों को या तो जेल भेजा जाएगा या जहन्नुम में। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का कहना है कि यासीन मलिक को सजा मिलना, जिहादियों को सजा मिलना उनके मोदी सरकार के प्रण का हिस्सा ही है। कोर्ट के इस फैसले पर प्रेम शुक्ला से खास बातचीत की FM न्यूज़ संवाददाता ने। देखिए, NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है। सर, अदालत के इस फैसले को किस तरीके से देख रही है? तमाम आरोप थे यासीन मलिक पर, साजिश, आतंकी साजिश रचने के आरोप, राष्ट्रद्रोह के आरोप, टेरर फंडिंग के आरोप, और अब उनको उम्र कैद। हर शैतान को सजा देना यह संवैधानिक लोकतंत्र का दायित्व होता है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिहादियों को, नृशंस हत्यारों को दंड देने का जो संकल्प है वो साकार होने की यह प्रक्रिया है। ये सजा उन लोगों को मैसेज देगी जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े। हर शैतान के लिए यह एक संकेत है कि अगर आप भारत के निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या करोगे तो आपको या तो काल कोठरी मिलेगी या जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। बिल्कुल, NIA ने भी कोर्ट में ये डिमांड की थी कि उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके बदले उनको उम्र कैद की सजा सुनाई और कुछ रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। लोग कह रहे हैं कि ये न्याय जो है अधूरा है। देखिए, अभी भी NIA जो है दंड के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, तो अभी जो है वह बच ही गया है फांसी से, यह निष्कर्ष ना निकाले। अच्छा, पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और देखिए पूरा मामला जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, सजा भी उनको पूरा जो है जुडिशियल हमारी जो सिस्टम है उसके तहत हुई है। शैतान की अम्मी को जब शैतान काल कोठरी में जाएगा तो सियापा तो करेगी ना। तो पाकिस्तान शैतान की अम्मी है तो उसको पीड़ा होगा। पाकिस्तान को भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें रुक नहीं रही है। यासीन मलिक जैसे तमाम लोग जो है अभी भी भारत में बैठे हुए साजिश रच रहे देश के खिलाफ। पाकिस्तान समय रहते सुधर जाए, नहीं तो बिखर जाएगा और नष्ट हो जाएगा, यह उसके लिए साफ संकेत है।
अच्छा, बस एक आखिरी सवाल। यासीन मलिक की पत्नी ने कहा है कि उनके पति को सजा इसलिए दिलवाई जा रही है ताकि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उस पर बीजेपी जो है वोट की खेती कर सके। भारतीय जनता पार्टी हर शैतान को दंड देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संवैधानिक लोकतंत्र की आवश्यकता है और न्याय के संदर्भ में प्रमाण पत्र आतंकवादी की मातृका से नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी, जो साफ तौर से कहते हुए कि जो भी देश के खिलाफ इस तरीके से आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसके साथ अदालत में इसी तरीके का जो है वो फैसला और सजा सुनाई जाएगी। कैमरामैन निहाल के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज, दिल्ली। NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।